हेलो, या वेलकम। आज हम बात करेंगे अपने उस कानूनी अधिकार के विषय में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसका नाम है सेल्फ डिफेंस। दोस्तों, सेल्फ डिफेंस एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आत्मरक्षा के लिए कानूनन प्रदत्त किया गया है। सेल्फ डिफेंस में कोई भी कार्य यदि किया जाता है तो वह अपराध नहीं होता। ऐसा भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। इस जो सेल्फ डिफेंस को जिन धाराओं में कवर किया गया है, धारा 96 से लेकर के धारा 106, ये धाराएं साधारण अपवाद के अंतर्गत आती हैं और इसे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में जगह मिली हुई है। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी प्रावधान हैं, वो सारे प्रावधान साधारण अपवाद के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि किसी शिशु के द्वारा जिसकी उम्र 7 वर्ष तक है, उसके द्वारा यदि कोई कृत्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसी प्रकार विधिपूर्ण कार्य करते वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति लकड़ी तोड़ रहा है और पास में से कोई निकल रहा है, अगर लकड़ी तोड़ते वक्त उस व्यक्ति की कुल्हाड़ी उसके हैंडल से निकल करके उस सामने वाले व्यक्ति को लग जाती है, तो इसे कहा जाएगा कि वह विधिपूर्ण कार्य कर रहा था और ये कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार जो कार्य होना चाहिए वह सावधानी से और सतर्कता के साथ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार आत्मरक्षा में जो कोई कार्य किया जाता है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। धारा 96 इस बात की गारंटी देती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें अपराध नहीं होती। स्पष्ट तौर पर इसे कहा गया है। ठीक है। इसके बाद में धारा 97 आती है। धारा 97 में ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर के प्रति और स्वयं की संपत्ति के प्रति और दूसरे के शरीर के प्रति और दूसरे की संपत्ति के प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध रहता है। वह अपने शरीर की रक्षा भी कर सकता है और दूसरे किसी व्यक्ति के शरीर की रक्षा भी कर सकता है। अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकता है और दूसरे की संपत्ति की भी रक्षा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे की धाराओं में बताया गया है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु भी की जा सकती है और कब मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि की जा सकती है, यानी कि चोट पहुंचाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हर दशा में व्यक्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु ही की जाए। यह एक तथ्य का प्रश्न है और न्यायालय में यह साबित किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं वे कौन से फैक्ट है जिनमें हम अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं हम शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। जब कोई व्यक्ति धारा इसमें बताया गया है, सेक्शन 100 में ये बताया गया है कब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। पहला, जब आपके ऊपर इस प्रकार का कोई हमला होने वाला हो या होने की संभावना हो, आपको ये युक्त शंका उत्पन्न हो गई हो कि उस हमले का परिणाम मृत्यु होगा, आपकी मृत्यु होगा। सेकंड, उस हमले का परिणाम मृत्यु के अलावा घोर उपति होगा। घोर उपति किसी हाथ या पैर का टूट जाना, आंख का फूट जाना, ऐसी प्रकार की जो घोर उपति की किस्म बताई गई हैं वो। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किसी व्यक्ति के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते वक्त आप जो है, अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करने का प्रयत्न करता है तो उस समय प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उस बलात्कारी की मृत्यु तक की जा सकती है। फोर्थ आता है कि प्राकृतिक विरुद्ध काम वासना की तृप्ति के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक विरुद्ध काम वासना के उद्देश्य से किसी व्यक्ति पर हमला करता है और उसका प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति की भी मृत्यु उस हमले में कारित की जा सकती है। फ्रेंड्स, प्राकृतिक विरुद्ध काम वासना क्या होती है? धारा 377 में इसे बताया गया है कि प्राकृतिक विरुद्ध काम वासना क्या होती है। ठीक है। इस प्रकार से सेक्स करना जो कि अननेचुरल उसका मेथड हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके हैं जिनमें मृत्यु कारित की जा सकती है। इसके बाद आते हैं हम कि इसका प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ कब होता है और कब तक बना रहता है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ जैसे ही संकट उत्पन्न होता है वैसे ही प्रारंभ हो जाता है और जब तक संकट बना रहता है तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी बना रहता है। धारा
दो इस बात को बताती है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में किसी व्यक्ति की मृत्यु कब की जा सकती है? धारा 103 में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिनमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हम किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। पहला, यदि हमला, लूट, यदि संपत्ति जो अपराध हो संपत्ति के संबंध में, लूट का अपराध हो, उस संबंध में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। अग्नि द्वारा रात्रि गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यदि कोई व्यक्ति रात में किसी का गृह भेदन करता है तो उस समय उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है, हाउस ब्रेकिंग करने वाले की। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हम रिष्टि द्वारा किसी के निवास स्थान में, तंबू या जलयान में, जो कि मानव संपत्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उस रिष्टि करता है, अग्नि द्वारा कोई रिष्टि करता है, रिष्टि का तात्पर्य होता है कि सामने वाले की संपत्ति को नष्ट करना, जिसमें अपने आप को कोई हानि, प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन सामने वाले को नुकसान होता है ना। किसी के घर में आग लगा देना, घर में रखी हुई वस्तुओं में आग लगा देना, इस प्रकार का कार्य अग्नि द्वारा रिष्टि के अंतर्गत आता है। तो जो कोई व्यक्ति अग्नि द्वारा रिष्टि कार्य करेगा, ये रिष्टि निवास गृह में होनी चाहिए। निवास गृह के अंतर्गत तंबू भी आता है, छप्पड़ भी आता है और जलयान भी आता है। तो फ्रेंड्स, खेत में अगर रिष्टि की जाती है, अगर फसल में आग लगाई जाती है, तो उस समय प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं की जा सकती और अन्नपानी की जा सकती है। जैसे कि उस पर इतना अटैक किया जा सकता है, इतना बल प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि उसे रोका जा सके, लेकिन उसकी मृत्यु कारित नहीं की जा सकती यदि ये कृत्य मैदान में किया जाता है। और यही कृत्य यदि निवास गृह में किया जाता है, निवास गृह के अंतर्गत छप्पड़ भी है, जैसी जिसकी कंडीशन होती है उस हिसाब से उसका कंडीशन उसका पैमाना लगाया जाता है कि वह उसका निवास गृह है। कोई छप्पड़ में रहता है, कोई तंबू में रहता है, कोई तिरपाल तान के रहता है ना, तो उसका घर माना जाता है वो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, रिष्टि द्वारा, अग्नि द्वारा रिष्टि कारित करने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है निवास गृह में। इसके बाद आते हैं हम कि चोरी या आपराधिक अत्याचार इस उद्देश्य से किया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को ये लगे कि चोरी और आपराधिक इस तैयारी के साथ किया गया है कि उसका परिणाम मृत्यु या घोरपति हो सकता है। तो उस दशा में भी जो चोरी करने के लिए एंटर हुआ है आपके घर में, इसके पास कोई वेपन्स है, यानी कि हथियार लेकर के आपके घर में आता है, तो उसकी आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। लेकिन यदि उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, सिर्फ चोरी करता है, तो चोरी के अपराध में किसी की आप मृत्यु नहीं कर सकते हैं, उस पर उतना बल प्रयोग कर सकते हैं जितना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, मैं इतना स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शॉर्ट बनाया जाए, इसको लंबा ना किया जाए, तो माफ़ करना स्पीड प्रोनाउंसिएशन के लिए। इसके बाद आते हैं हम कि संपत्ति की उसका अधिकार का, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बनी रहना। जिस प्रकार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ हुआ बना रहता है, धारा 102 में बताया गया, उसी प्रकार धारा 105 में बताया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना उसी समय स्टार्ट होता है जब संपत्ति को कोई संकट उत्पन्न होता है, उसी समय उत्पन्न होता है और जब तक बना रहता है जब तक वह खतरा बना रहता है ना। इसके बाद आते हैं हम, क्या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपलब्ध है जो कि पागल है? हाँ, बिल्कुल उपलब्ध है। धारा 98 इस बात को बताती है कि यदि कोई व्यक्ति पागल है और पागल व्यक्ति किसी पर अटैक करता है, तो सामने वाले व्यक्ति को उस पागल व्यक्ति पर भी अपना प्रतिरक्षा का अधिकार उपयोग करने का अधिकार है और वह उस अधिकार के प्रयोग में अपना बल प्रयोग उस पागल पर कर सकता है जितना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, विधि में यदि हम किसी पागल व्यक्ति की या किसी शिशु की हत्या करते हैं तो ये बहुत संगीन जुर्म माना जाता है। लेकिन धारा 98 इस बात की हमें छूट देती है कि यदि पागल के द्वारा आप पर कोई अटैक किया जाता है तो आप बदले में उस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखना होगा कि वो अटैक किस टाइप का है। लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार होता है वह आक्रमणकारी को कभी उपलब्ध नहीं होता। जैसे कोई ने पहले से आक्रमण किया है और सामने से आक्रमण हो गया और फिर वो ये कहे कि मैंने जो है सेल्फ डिफेंस में उसको मारा है, तो नहीं, पहले से जो अटैक करेगा उसे कभी भी आक्रमणकारी को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात इसलिए एक और आती है
ये है कि न्यायालय में जब कभी ये मामला जाता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का, तो पुलिस के द्वारा धारा 300, देखो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में व्यक्ति की मृत्यु होती है सेल्फ डिफेंस में, ठीक है। अगर सेल्फ डिफेंस में मृत्यु होती है या कोई और उपपत्ति होती है तो उस टाइप का चालान पुलिस के द्वारा धाराओं में पेश किया जाता है। मान लीजिए किसी की व्यक्ति की आपने सेल्फ डिफेंस में मृत्यु कर दी है, तो 302 का आपका 302 की कायमी आपके ऊपर होगी और 302 में आपके ऊपर चालान पेश करेगी पुलिस। ये दायित्व तो आपके ऊपर होगा, जो सेल्फ डिफेंस लेना चाहता है, ये उसके ऊपर ये भार रहता है धारा 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कि वह न्यायालय में ये प्रूफ करे कि उसने जो कृत्य किया है, उसने जो मृत्यु कारित की है, वह अपनी सेल्फ डिफेंस में की है, ठीक है। ये प्रूफ अगर वो नहीं करता है तो न्यायालय ऐसी कोई उद्धरणा नहीं करेगा कि आपने सेल्फ डिफेंस में काम किया है, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि प्राय लोगों के मन में आती है, क्या पुलिस के इलीगली एक्ट के लिए और ऐसे हमले या ऐसे अटैक के लिए क्या पुलिस के विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है? तो बिल्कुल, इस विषय में एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नियामत 1987 का केस है। इस केस में पुलिस वाले जो है अवैध तरीके से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हैं और उस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए गांव वाले पुलिस के पीछे पीछे जाते हैं। पुलिस प्रत्युत्तर में गोली चलाती है। गांव वालों को लगता है कि पुलिस के द्वारा उन पर अटैक किया जा रहा है और बदले में गांव वाले भी गोली चला देते हैं। इसमें कुछ पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। मामला 302 में सेशन कोर्ट में जाता है। सेशन कोर्ट 302 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा देता है। जिन्हें आजीवन कारावास की सजा पड़ी वे लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिसीजन आता है कि गांव वालों ने जो पुलिस वालों की हत्या कारित की थी वह सेल्फ डिफेंस में की थी, क्योंकि पुलिस वालों ने जब उन पर नाजायज तरीके से गिरफ्तारी की और उन्होंने कारण पूछा तो पुलिस वालों ने फायरिंग करने स्टार्ट कर दी और गाँव वालों को लगा कि ये इससे उनकी जान जा सकती है। तो इस कारण से गांव वालों ने अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस पर गोली चलाई थी, जिसमें पुलिस वाले मारे गए। और ये न्यायालय ने डिसाइड किया कि गांव वालों के द्वारा जो कृत्य किया गया वह भारतीय दंड संहिता की धारा अपवादों के अंतर्गत एक अपवाद है और ये कोई अपराध नहीं है। इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट में पुलिस डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की अपील डिसमिस की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसे ही अप्रूव किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है यदि पुलिस के द्वारा किसी पर अटैक किया जाता है जो कि इलीगली है तो उस व्यक्ति को भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह पुलिस के विरुद्ध अपने आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आत्मरक्षा का अधिकार पुलिस के विरुद्ध भी हर व्यक्ति को प्राप्त है। मान लिया जाए कभी भी पुलिस वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, थाने लाते हैं और थाने ला करके, देखिए यहाँ तक सब सही है, पुलिस गिरफ्तार करके थाने ला सकती है, उसका अधिकार है, अरेस्ट कर सकती है, अधिकार है, रख सकती है, अधिकार है। लेकिन थाने में ला करके उसकी मारपीट करना ये पुलिस का अधिकार नहीं है। और यदि इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तब वह व्यक्ति, उसको लगता है कि पुलिस उसको घोर उपहत्या कर सकती है, उसकी मृत्यु कर सकती है, तो उस हमले के विरुद्ध उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार करके लाया गया है पुलिस के द्वारा, उसको उसी समय अधिकार उपलब्ध हो जाता है कि वह पुलिस के विरुद्ध भी अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये कानूनी जायज है और इसके ऊपर केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नियामक 1987 का, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी जागरूकता ही हमारा हथियार होती है। यदि हम जागरूक नहीं होते तो हम अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। न्यायालय ने कानून ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए उनको व्यक्तिगत रूप से अधिकार प्रदान किए हैं। ये तथ्य और परिस्थितियों का प्रश्न है कि कब इस अधिकार को यूज किया जाना है और कब नहीं किया जाना है ना। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप अपनी रंजिश में किसी व्यक्ति के प्राण ले लें और फिर कहें कि हमने सेल्फ डिफेंस में इसके प्राण लिए। नहीं, ये आपको साबित करना होता है कोर्ट में उन परिस्थितियों को और उस एक्ट को जो आप सेल्फ डिफेंस में लेना चाहते हैं। कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो आपको बरी कर सकता है, अन्यथा आपको हत्या के लिए दोषी करार दे सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा लेक्चर सेल्फ डिफेंस पर समझ में आया होगा और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस फ्रेंड्स, हमारी कोशिश है कि हम लोगों को कानूनी रूप से उनके अधिकारों से उन्हें परिचित कराएं। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है कि हम YouTube के माध्यम से उन दूर दराज के बच्चों को जो कि कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को जो कि कानून के विषय में जानने के लिए जागरूक हैं, उन लोगों को हम उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमारा प्रयास है कि हम उन तक अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से कानून की जानकारी उन तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।